जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का डिफेंस समाचारों को। दोस्तों 2026 में भारत ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल भारत ने हाइपरसोनिक रेस में वो कर दिखाया है जो सिर्फ चुनिंदा देश ही कर पाए थे। बता दें कि दोस्तों आज भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा इतिहास रच दिया है। डीआरडीएल ने अपने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा लगातार लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पार कर लिया है। और ये टेस्ट हुआ स्क्रैमजेट कनेक्टेड पाइप टेस्ट यानी कि SCPT फैसिलिटी में, जहां काफी अत्यधिक तापमान, हाइपरसोनिक स्पीड और इंटेंस प्रेशर को एक साथ झेला गया। और दोस्तों 12 मिनट का टेस्ट बहुत मायने रखता है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में ये सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि माइलस्टोन है, क्योंकि दोस्तों स्क्रैमजेट इंजन ही बनाता है हाइपरसोनिक मिसाइल को मैक 5+ की रफ्तार से दुश्मन की पकड़ से बाहर, मतलब तेज, सटीक और लगभग रोकना नामुमकिन। ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये भारत का हाइपरसोनिक फ्यूचर है। डीआरडीएल का ये टेस्ट भारत को ले जा रहा है ग्लोबल हाइपरसोनिक पावर लीग में। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 2026 में भारत ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये होगा कि भारत की डिफेंस वर्ल्ड लेवल पर होगी। दोस्तों भारत ने रेलगन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है और डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARD ने इसे लेकर कहा है कि यह हथियार आने वाले वक्त में जंग की पूरी डेफिनेशन चेंज कर सकता है। दरअसल डीआरडीओ जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को तैयार कर रहा है दोस्तों, ये कोई सामान्य गन नहीं है। इसके लिए बाकायदा बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। ARD की चीफ ने कहा कि इसमें 11,000 वोल्ट की बिजली, 2.5 मेगा एम्पियर का करंट और 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होगी। ये ताकत दोस्तों इतनी जबरदस्त होगी कि एक 50 किलो का प्रोजेक्टाइल सीधे 200 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन को तबाह कर देता है। इसका एक बड़ा फायदा भारत को ये होगा कि भारत का लॉजिस्टिक का खर्चा कम आएगा, एक्सीडेंट होने के खतरे भी काफी कम है इसमें, और हमारा एमुनेशन ज्यादा सुरक्षित भी रहेगा। और यहाँ पर रेलगन टेक्नोलॉजी पर कुछ चुने हुए देश काम कर रहे हैं, अमेरिका, चाइना और जापान। और भारत भी दोस्तों अब इस एलीट क्लब में घुस चुका है। यही नहीं दोस्तों, ARD के चीफ ने कहा कि ये प्रोजेक्ट कोई आसान नहीं है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के लिए हीट, रेल डैमेज, प्रूवन स्टोरेज जैसे बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी आने वाले 10 सालों में भारतीय सेना में इसे डिप्लॉय कर लिया जाएगा। मतलब भविष्य की जंग की तैयारी दोस्तों भारत आज से ही कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इसे इंटरसेप्ट कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। रडार डिटेक्शन तो भूल ही जाइए, मतलब दुश्मन के पास टाइम ही नहीं है इसे रोकने का। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका ने फिर से भारत के साथ एक बड़ा गेम खेल लिया है। दरअसल हमारा तेजस मार्क 1 तैयार तो है, लेकिन अब उसके लिए इंजन नहीं है। भारत का तेजस मार्क 1 फाइटर जेट, अब इस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, वो है इंजन की कमी। अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस को दोस्तों तेजस मार्क 1 के लिए F404 इंजन देने, लेकिन अभी तक केवल 5 इंजन भारत को मिले। अच्छी खबर तो ये कि अगले 3 महीनों में 5 और इंजन हमें मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों इस साल के अंत तक हमें 10 इंजन मिल पाएंगे। प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ नहीं खत्म होती है, अगले साल GE लगभग 20 इंजन और देगा, जिससे कि हमारी केवल एक ही स्क्वाड्रन के लिए इंजन पूरे हो पाएंगे। टेंशन वाली बात तो ये है कि सभी इंजनों की पूरी सप्लाई अब 2032 तक पूरी होगी, मतलब 7 सालों की देरी। यहाँ पर दोस्तों अमेरिका की GE एरोस्पेस फिर से वही राग गाने लगी है। ग्लोबल सप्लाई चेन प्रॉब्लम हो गई है, रॉ मटेरियल है नहीं उनके पास, स्पेशल पार्ट्स का लंबा प्रोडक्शन टाइम लग रहा है। तो ये सब उन्होंने यहाँ पर बहानेबाजी कर ली। इससे अब इंडियन एयरफोर्स को एक गहरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे पास एयरक्राफ्ट तैयार है और इंजन है ही नहीं। यही वजह है कि MiG-21 को समय पर रिप्लेस करना और मुश्किल हो रहा है। फाइटर जेट के स्क्वाड्रंस की संख्या लगातार कम हो रही है। दोस्तों ये भारत के लिए अब एक बहुत बड़ा सबक बन चुका है, क्योंकि ये देरी दिखा रही है कि आप कितना भी चीज़ें बना लो, अगर इंजन नहीं है आपके पास और फॉरेन डिपेंडेंसी है तो फिर रिस्क तो रहेगा। तेजस एक मजबूत फाइटर जेट है, लेकिन अभी तक हम इसका इंजन पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाए। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। दोस्तों भारतीय नौसेना केवल अब मिसाइल से ही हमला नहीं करेगी, बल्कि भारतीय नौसेना के पास आने वाले हैं स्मार्ट किलर ड्रोन्स। जी हाँ, जिन्हें कि मैरीटाइम लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा जा रहा है। और इन लॉइटरिंग म्यूनिशंस को हम अपने जहाज़ों से लॉन्च कर सकते हैं, और ये लॉइटरिंग म्यूनिशन अपने टारगेट के ऊपर मंडरा सकते हैं और फिर सही वक्त पर हमला कर सकते हैं। इसके जरिए भारतीय नौसेना दुश्मनों के रडार, उनके शिप का डिफेंस सिस्टम और कोस्टल सर्विलांस सबको खत्म कर सकती है। इवन दोस्तों भारतीय नौसेना को इन ड्रोन्स का एंटी रेडिएशन वेरिएंट भी मिलेगा, जो सीधे दुश्मनों के रडार सिग्नल को फॉलो करके उन्हें खत्म कर देगा। इवन दोस्तों इसके जरिए दुश्मनों के शिप के जो गन और सेंसर मास्ट है, और साथ ही जो क्लोज इन वेपन सिस्टम होते हैं शिप्स में लगे हुए, उन्हें लॉइटरिंग म्यूनिशंस के कैमरे देखकर उड़ा देंगे। और इसका एक बड़ा वेरिएंट भी आने वाला है, जो कि बड़ा वॉरहेड अपने साथ कैरी कर सकता है, शिप के हल के नीचे अटैक कर सकता है, यानी कि दुश्मन के जंगी पोत को संक कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि मिसाइल से काफी सस्ता है, स्मार्ट भी है, टारगेट का वेट करता है और लास्ट मोमेंट में ये उसे खत्म कर देता है। यानी कि अब भारतीय नौसेना केवल मिसाइल से हमला नहीं करेगी, बल्कि टारगेट हंट करेगी। दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि भारत हर न्यूक्लियर सबमरीन रशिया से ही लेगा, तो अब हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। दरअसल भारतीय नौसेना दूसरी आकुला क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने का मूड नहीं बना रही है।
इसकी वजह साफ है कि INS चक्रा 3 का डिले होना। डील 2019 में हुई थी, डिलीवरी 2025 में होनी थी। अब रशिया कह रहा है कि 2028 में इसकी डिलीवरी होगी और इसी देरी की वजह से पूरा ट्रेनिंग प्लान हमारा हिल चुका है। यहाँ पर हम अकुला एसेसन को क्यों लेते हैं, इसके पीछे का रीजन साफ है कि हमें न्यूक्लियर सबमरीन क्रू ट्रेनिंग देनी पड़ती है। रिएक्टर हैंडलिंग एक्सपीरियंस हमारे नौसैनिकों को मिलता है। इसके अलावा लॉन्ग अंडर वाटर ऑपरेशन करने की क्षमता हमें मिलती है। लेकिन दोस्तों, अगर सबमरीन ही देर से आए तो फायदा क्या। इसलिए भारत का फोकस पूरी तरीके से चेंज हो गया। प्रोजेक्ट 77 स्वदेशी एसएसएन प्रोजेक्ट पर काम तेज हो रहा है। डिजाइन लगभग तैयार हो गया है। इसका कंस्ट्रक्शन कोचिन में होगा। पहली एसएसएन के जो सी ट्रायल्स है 2034 में होंगे और 2036 से 37 के बीच इसका इंडक्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों, अगर दूसरी अकुला लीज पर ली भी गई तो वो 2033 से पहले नहीं आएगी। नतीजा साफ है दोस्तों, यहाँ पर एक्स्ट्रा लीज का मतलब है टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी। इसलिए भारतीय नौसेना किराए पर अब इन्हें नहीं लेगी, बाकायदा अपनी न्यूक्लियर ताकत बनाने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, भारत और जर्मनी जल्द ही 8 बिलियन की सबमरीन डील फाइनल करने वाले हैं, जो कि प्रोजेक्ट 75 आई है। काफी वक्त से ये रुका हुआ था। इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस स्टेल्थ सबमरीन्स बनेंगी, जो कि भारत में ही बनाई जाएंगी। बता दें कि भारतीय नौसेना ने जर्मनी की टाइप 214 NG सबमरीन को चुना और इस सबमरीन ने स्पेन की S80 को पीछे छोड़ दिया। इसका रीजन था कि इसका सबसे बड़ा रीजन था जर्मनी की पनडुब्बी का AIP टेक्नोलॉजी का प्रूवन होना। ये ज्यादा स्टेल्थ है और लॉन्ग अंडर वाटर इंड्योरेंस है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में जर्मनी की थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम भारत को डिजाइन और टेक्नोलॉजी देगा। मुंबई MDL में ये सबमरीन्स बनाई जाएंगी, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया। सबसे बड़ी बात है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो कंटेंट है वो स्वदेशी होगा और इससे भारत में एक मजबूत स्वदेशी सबमरीन इकोसिस्टम भी बनेगा। कहा जा रहा है कि डील अगले 3 महीनों में फाइनल हो जाएगी और जर्मनी के चांसलर भारत आने वाले हैं, तब ये डील और फास्ट ट्रैक हो सकती है। मतलब भारतीय नौसेना अब केवल सरफेस पर नहीं बल्कि अंडर वाटर डोमिनेंस की भी तैयारी कर रही है। दोस्तों, AMC को लेकर अब एक बड़ी अपडेट आई है। मतलब ये फाइटर जेट अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब आपको ये फाइटर जेट रियलिटी में भी दिखेगा। दरअसल AMC, जो कि भारत का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसका अब असली मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट शुरू हो गया। ADA ने AMC बल्क हेड फ्रेम का टेस्ट सेक्शन बनाने के लिए SOW जारी किया। यहाँ पर दोस्तों, ये जो बल्क हेड फ्रेम होता है उसमें फाइटर जेट का मेन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और पूरा फ्यूजलाज इस पर ही टिका होता है और ये स्ट्रक्चर स्टेल्थ, स्ट्रेंथ और लाइट वेट, इसमें तीनों चीजें होती हैं। और इस टेस्ट के दौरान एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, फुल CNC मशीनिंग, माइक्रोन लेवल एक्यूरेसी और CMM इंस्पेक्शन किया जाएगा। और ये नहीं, सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर ये भी किया गया है कि अब कोई 2D ड्राइंग्स का इस्तेमाल नहीं होगा। पूरा काम 3D CAD और मॉडल बेस्ड डेफिनेशन से होगा। मतलब पूरा डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल होगी और इवन वेंडर्स को रॉ मटेरियल भी खुद लेना है, स्पेशल फिक्चर्स भी खुद बनाने हैं, फाइनल इंस्पेक्शन भी करना है और केवल ADA के सामने उन्हें ये वेरीफाई करना होगा। मतलब ये सिर्फ पार्ट नहीं बल्कि भारत की एरोस्पेस कैपेबिलिटी का भी टेस्ट है। मतलब साफ है, AMC एक अब कॉन्सेप्ट में नहीं है बल्कि फैक्ट्री फ्लोर की रियलिटी बन रहा है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने MiG-29 पर एक बड़ा अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। दरअसल भारतीय वायुसेना के MiG-29 अब सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि डिजिटल वॉर नोड बनने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के इन फाइटर जेट्स को मिल रहा है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो अपग्रेड और ये ऑर्डर स्पेशली दिया गया है अस्त्रा माइक्रोवेव कंपनी को, जो कि इन्हें तैयार करेगी। इस अपग्रेड का सबसे मेन फोकस है BNet AR SDR, जो कि भारत में बना है, जिसे कि अस्त्रा राफेल जॉइंट वेंचर बनाता है। BNet SDR का मतलब है दोस्तों, BNet SDR वॉइस डेटा इमेजेस, रियल टाइम शेयर, एयर ग्राउंड नेवी सबसे कनेक्टेड रहता है। और इवन MiG-29 के जो पुराने रेडियो है उसमें स्लो डेटा प्रोसेसिंग होती थी, लिंक भी काफ़ी लिमिटेड थे। लेकिन BNet लगाने से इन फाइटर जेट्स का हाई बैंडविड्थ हो जाएगी, अल्ट्रा लो लेटेंसी होगी और IP बेस्ड नेटवर्क पर ये काम करेंगे। और सबसे ज़बरदस्त फीचर दोस्तों ये है कि एंटी जैमिंग प्लस स्मार्ट स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, यानी कि हमारा MiG-29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी इसका कम्युनिकेशन ऑन रहेगा। MiG-29 दोस्तों अब टारगेट डेटा शेयर करेगा, अवाक से लाइव इन्फो ले पाएगा और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में लड़ भी पाएगा। यानी कि दोस्तों अब भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स अकेले नहीं उड़ते बल्कि इंडियन एयरफोर्स का पूरा नेटवर्क उड़ता है। इस बार दोस्तों रशिया ने बड़ा चौंका देने वाला दावा कर दिया है दुनिया के सामने। रशिया ने कहा कि यूक्रेन की जंग में Su-57 को कोई रडार नहीं पकड़ पाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इस बात को मानेगा। रशिया पहले भी खुलकर इस बात को कह चुका है कि 5th जनरेशन का Su-57 यूक्रेन वॉर में कॉम्बैट में इस्तेमाल हुआ है। आपको बता दें कि रॉसटेक के CEO ने बताया कि Su-57 ने एनिमी रडार, मतलब दुश्मनों के रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सबको सफलतापूर्वक इवेड किया और इवन रशियन पायलट्स इस फाइटर जेट से काफी संतुष्ट भी हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत को रशिया फिर से इसका ऑफर कर रहा है।
और रशिया चाहता है कि भारत Su-57 उनसे खरीदे, भारत में ही इनको तैयार किया जाए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यहीं हो, वो भी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। मतलब साफ है कि रशिया चाहता है कि भारत फिर से FGFA प्रोजेक्ट को शुरू कर दे, जिसे भारत ने इसलिए छोड़ा था कि एक तो कीमतों का कुछ पता नहीं था, वर्क शेयर को लेकर दोनों देशों के बीच टेंशन बन गई थी और टेक ट्रांसफर का इशू था। इस वजह से FGFA प्रोजेक्ट रुक गया था। लेकिन अब रशिया बोल रहा है कि वो अब सब कुछ देने को तैयार है। भारतीय हथियार इसमें लगाओ, भारतीय रडार आप इसमें लगाओ, और इवन पावरफुल इंजन के साथ वो इसे ऑफर कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत को फाइटर जेट नहीं चाहिए, बल्कि भारत को फाइटर टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन फोकस फिलहाल तो AMC पर ही है। दोस्तों इंडियन आर्मी ने 168 करोड़ रुपए में एक ऐसा UAV खरीदा है जो कि सूरज की रोशनी से उड़ता है, और उसका नाम है MAPSS यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड प्रिसिस्टेंट सर्विलांस सिस्टम। और इस UAV को तैयार किया है भारतीय कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च बेंगलुरु ने, और ये पूरी तरह सोलर पावर्ड और इलेक्ट्रिक है। मतलब बार बार हमें फ्यूल भरने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इसको लैंडिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, और घंटों दिनों तक ये सर्विलांस कर सकता है। और इसके ज़रिए भारत बॉर्डर सर्विलांस कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कर सकता है, कम्युनिकेशन रिलीज कर सकता है, और GNSS जैम होने पर भी मिशन रेडी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये साइलेंट ऑपरेशन कर सकता है, लो हीट सिग्नेचर है इसका, रडार और सेंसर से बच निकलने की ताकत है। मतलब दोस्तों हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर राजस्थान के डेजर्ट यानी कि हर जगह ये मिशन रेडी रहेगा। और ये पहला मौका है जब भारतीय सेना सोलर पावर्ड UAV को डिप्लॉय कर रही है। मतलब इंडियन आर्मी अब आसमान में 24/7 बिना रुके नजर रख सकती है। तो फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।